नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट रही है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर यूनिवर्सिटी। खासकर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक अलग नाम कमाया है, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर आर के सिंह को। और आज हमारे साथ खुद स्टूडियो में डॉक्टर आर के सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। आप लोगों को भी रश्मि जी, अनुराग जी, संपादक जी, नवनीत जी, प्रीतम जी, आपको भी सभी और कशिश न्यूज़ चैनल के सभी लोगों को मुझे थैंक यू। आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और ख़ास तौर से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को जो आप जो हम लोगों की उपलब्धियां रही उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। सर, अगर मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर आज आप कशिश न्यूज पर साझा करेंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद कई चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, वो चैलेंजेस क्या रहे? रश्मि जी, जब मैंने यहाँ पर 15 जनवरी 2022 को ज्वाइन किया, बेसिकली मेरा अपॉइंटमेंट 24 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश यहाँ पे समय ज्वाइन नहीं कर पाया और 2 महीने बाद करीब मैंने ज्वाइन किया। मुझे सोचने में टाइम लगा कि मैंने सोच रखा था यहाँ और सुन भी रखा था बिहार और पटना के बारे में, तो मुझे उस डिसीजन लेने में टाइम लगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आके ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ। और जब मैं यहाँ 15 जनवरी 2022 को आया और ज्वाइन किया तो 2-3 दिन बाद ही मुझे लगा कि जो है ये यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जी। और बच्चे भी जो है आए दिन जो है धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर रीज़न क्या है इसका। तो मुझे पता चला, फिर मैंने अपने विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपलों को बुलाया, फिर टीचरों से मीटिंग करी, तो मुझे पता चला कि यहाँ सेशन कम से कम 2.5 से 3 साल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी लेट थे, 3 साल, और बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ से जितने भी हैं, पटना यूनिवर्सिटी का तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, वहाँ छोटी वो बच्चे की संख्या कम है, लेकिन सभी जगह 2.5 से 3 साल तक जो है सेशन लेट थे। तो मुझे समझ में आया कि बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी चूँकि एक छोटे से एक ऑफिस में चला करती थी, ये कंकड़ बाग में राजेंद्र नगर टनल के जस्ट उसके पास है। बच्चों की समस्याएं बहुत थी, बच्चों को कोई देखता सुनता नहीं था कि बच्चों की समस्याओं से बच्चों से बैठ के डिस्कस करें, उनकी समस्याओं को जाने। तो सबसे पहले मैंने बच्चों की समस्याओं को जानना चाहा, और जो बच्चे धरना प्रदर्शन करने आते थे मैंने उनसे बुलाया, भाई क्या बात है आप लोग, और ये धरना प्रदर्शन कोई सोल्यूशन तो है नहीं कि आप धरना प्रदर्शन करो उससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर मुझे पता चला कि न बच्चों को मार्कशीट मिलती थी, न बच्चों को टाइम से कोई ध्यान देता जा, न उनको ग्रीवांसेस सेल थे, न कोई उनको सुनने वाला था। तो फिर धीरे धीरे मैंने डायरेक्ट जो है बच्चों से जो भी आते थे इनसे इंटरेक्शन चालू किया। और बल्कि मैं जैसे ही ऑफिस से मैं आता था करीब 10 बजे, हम लोग का तो पुराना उसी तरह से काम करने का तरीका है कि 10 बजे ऑफिस पहुँचे और 8 बजे शाम तक 8 बजे रात तक वापस जाना घर को। कम से कम 8-9 घंटे हम लोग के काम करने की शुरू से आदत रही। तो और पहले पहुंचते ही मान में नीचे बैठ के सब बच्चों से इंटरेक्ट करता था, जो भी आए, रिस्पेक्टिव आप किसी की समस्या हो ना हो, जो भी इन बच्चे यूनिवर्सिटी में आते थे मैं इनकी समस्याओं को सुनता था, जानता था, जानने की कोशिश करने लगा। तो मुझे पता चला कि बच्चों की समस्याओं के बारे में। फिर मैंने एक रोड मैप तैयार किया कि मुझे 3-4 महीने के अंदर करना क्या है जी। और बच्चों के जो भी पेंडिंग केसेस थे, तो मैंने 8-9 बजे रात तक कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम को, अपने DSW को, इन सबों को बुला के कहा कि बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ बच्चों के कारण, और बाकी फैकल्टी और टीचर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन बच्चों की बात कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इनके जो इतने भी पेंडिंग इशूज़ थे, जैसे उनको मान लिए अगर पहली बात तो सेशन ही लेट था, और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे उनको मान लिए कोई एग्ज़ाम भी हो गया तो ना उनका टाइम से रिजल्ट मिल रहा है, ना उनको पता चल रहा है, ना वो हो रहा है। तो मैंने वो सारी चीज़ें इनको करी बच्चों को, और 2 महीने के अंदर मैंने उनको मार्कशीट और उनके सर्टिफिकेट तुरंत दिलवाए। और बैच तो कोई पास आउट होने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि सेशन लेट था। 18-21 बैच वालों का भी कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ था।
तो मैंने इनको एग्ज़ाम को 3 महीने के अंदर पहला इनका एग्ज़ाम दिसंबर में कराया जी। और फिर उसके बाद एक यूजीसी का हमारे यहाँ नॉर्म्स होता है कि जैसे मान लीजिए एनुअल सिस्टम है, तो एनुअल सिस्टम में आपको मैक्सिमम 84 लेक्चर्स लेना ज़रूरी है एनुअल वाले में, और सेमेस्टर सिस्टम वाले में मिनिमम जो है 40 to 45 लेक्चर्स आपका लेना ही लेना है, तभी कोर्स पूरा होता है। उस गाइडलाइंस को बिना फॉलो किए कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको जो है सबको नॉर्म्स को रखते हुए एक मिनिमम टाइम पीरियड कैलकुलेट किया कि कितने महीने में हम इसको कर्टेल करके तेज द्रुत गति से इनका सेशन रेगुलाइज करते हुए और पढ़ाई करवाते हुए कैसे जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कराया जाए, और फिर एग्ज़ाम कराने के साथ साथ इनका रिजल्ट कैसे निकाला जाए। तो मैंने सुना था कि यहाँ पे कि वो लोग आए और मेरे पास बताने, एक दो मैंने जब मीटिंग ली, एक दो प्रिंसिपल कहने लगे कि सर और जो सबसे बड़ी समस्या थी, एक एक महीने एक एक ईयर का एग्ज़ाम चलता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर का है तो 1 महीना अलग ले रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर का है तो फिर 1 महीने बाद, फिर थर्ड ईयर है तो फिर 1 महीने बाद। तो मैंने कहा ये प्रथा बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है क्योंकि बिहार में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है पढ़ाई को लेकर, और जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए जाना पड़ता है, और अगर यहीं के यूनिवर्सिटी में चूंकि लेट सेशन होने की वजह से उन्हें बाहर एडमिशन मिलने में भी काफी समस्या होती है, क्योंकि बाहर तो रेगुलर सेशन चलता है, वहां तो देरी नहीं होती, लेकिन यहाँ देरी होने के कारण क्या होता था कि बच्चों को समय पर एडमिशन भी नहीं मिल पाता था और उन्हें इंतजार करना होता था, उन्हें एक साल अपना ड्रॉप करना होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही, जिसकी वजह से छात्रों ने प्रदर्शन किया और छात्र नाराज दिखे इन चीजों को लेकर। एक्चुअली बच्चों का ये सब चीज़ें जायज़ था, क्योंकि मान लीजिए 3 साल की डिग्री किसी को 6 साल में डिग्री मिल रही है, तो बच्चा यहाँ क्यों पढ़ेगा, दूसरे स्टेट में जाके करेगा जहाँ रेगुलर चल रहा है। तो अब उसका परिणाम ये हुआ, जब हमने ये सब चीज़ों को करते हुए पूरी सेशन को रेगुलर कर दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि हम जब आए थे यहाँ पे एडमिशन 58,000 के आसपास था बच्चों का एडमिशन। आज के डेट में हमारे यहाँ 1,20,000 एडमिशन हुआ। आप सोच, जस्ट डबल हो गया बिकॉज ऑफ द रेगुलराइजेशन ऑफ द सेशन। अगर सेशन रेगुलर हो जाता तो बच्चे क्यों दूसरी जगह जाएंगे। और मैंने देखा कि अब तो हमारे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में लोग सेकेंड ईयर छोड़ के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए आके, इसी सब के कारण था। और बच्चों की समस्याओं के लिए हमने ऑनलाइन ग्रीवेंसेस सेल भी बनाया, इसी के साथ कि बच्चे अपना पोर्टल पे जाके, हमारे वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ग्रीवेंसेस करेंगे, और उसको 24 घंटे में उनका उत्तर देने की हमने आंसर रिप्लाई देने की भी व्यवस्था कर रखी है। तो ये सब चीज़ें, और दूसरी चीज़ हमने और सबसे बड़ी चीज़ करी कि हमने हर सारा चीज़ जो भी हमारे यहाँ सिस्टम है, जिस चीज़ में चाहे ऑनलाइन फीस सबमिशन हो, चाहे जो भी हो, तो उसमें हमने ये किया है कि सिर्फ जो है सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन मोड कर दी। कोई भी जैसे फीस भी जमा करना है हम न चेक से करते हैं, न उनसे किसी कैश के थ्रू करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन आरटीजीएस या बैंक के थ्रू करते हैं। इसी तरह से कोई भी हो, इवन ग्रीवेंसेज भी लेना हो बच्चों को, सब चीज़ हमने ऑनलाइन कर दिया। तो इससे भी हमें बहुत बड़ी सुविधा हुई। और दूसरी सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बताऊं आपको कि मुझे कहा गया कि जो प्रिंसिपलों द्वारा कि सर एक साथ हम परीक्षा करा ही नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने वो पैटर्न चेंज किया, बल्कि एक प्रिंसिपल ने कहा सर ये बिहार में पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा कि उसी चीज़ को मैं यहाँ करने आया हूँ, जो चीज़ आप लोग समझते हैं पॉसिबल नहीं, चूँकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैंने कहा उसकी चिंता मत करिए आप लोग। और हमने साइमल्टेनियसली एक दिन एक ईयर का, फिर दूसरे दिन दूसरे ईयर का साइमल्टेनियसली एग्जाम कराना चालू किया, और फिर सेंट्रलाइज इवेल्युएशन चालू करी। और सेंट्रलाइज इवेल्युएशन में आपको बताऊँ मैं, हमारे यहाँ कॉपी की कोडिंग हो जाती है, और हमारे यहाँ जब 60-70 हज़ार, अब तो खैर 3.5 लाख स्टूडेंट लगभग हो गए पीजी और यूजी मिला के, तो उसमें जो है बच्चों को कोडिंग कर देते हैं कॉपियों को, उनकी आइडेंटिटी छिपा देते हैं, तो किसी को पता नहीं कोई कर सकता है कि किसकी कौन सी कॉपी है। तो वो सभी चीज़ें भी हमने रिफॉर्म यहाँ किया, सेंट्रलाइज इवेल्युएशन चालू किया, जिसका नतीजा है कि हम जो है एग्ज़ाम 1-1.5 महीने में करा देते हैं पूरे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक का, और साथ साथ 15-20 दिन में हम रिजल्ट भी दे देते हैं। बिल्कुल, यानी सर के आने से यूनिवर्सिटी में एग्जाम तो समय पर होने ही लगे हैं, साथ ही साथ रिजल्ट भी समय पर आने लगा है, एडमिशन भी बच्चों के दोगुने हो गए हैं। तो यानी कि एक भरोसा जगा है छात्रों में, और अब बच्चे आसानी से और साथ ही सहूलियत के साथ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ चेंजेस लाए गए हैं यूनिवर्सिटी में आप छात्रों के लिए, हम इसकी भी जानकारी आपको देंगे, सर से बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए कशिश न्यूज।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर आर.के. सिंह सर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सर, अगर मैं बात करूं तो आगे बच्चों के लिए, चूंकि अब बच्चों की संख्या काफी बढ़ने लगी है, छात्र अब एडमिशन ले रहे हैं, बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या कोई और नई बिल्डिंग स्टार्ट हुई है या आप किस तरह से काम कर रहे हैं? एक्चुअली रश्मि जी, जब 2015 में मैं 15 जनवरी 2022 को ज्वाइन किया तो करीब लगभग 4.5 साल बाद भी यूनिवर्सिटी के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी जी। और बिना ज़मीन के यूजीसी में 12F और 2B जो है होना बड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने सबसे पहले प्रयास किया कि कम से कम अपनी यूनिवर्सिटी को ज़मीन तो हो। तो मैंने विभिन्न लेवल पे सीएम साहब से भी मिला। सीएम साहब बहुत महान व्यक्ति हैं, मेरी बातों को सुना उन्होंने और बख्तियारपुर में 10 एकड़ ज़मीन उन्होंने हमें दी और फिर मुझे लगा कि ज़मीन तो मिल गई, अब इसका बिल्डिंग भी बनना चाहिए। तो लेट लतीफ़ी तो आप जानती हैं कैसे होता है यहाँ। फिर मैंने डीपीआर तैयार करवाई और हम उस समय हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे दीपक सिंह जी, उन्होंने भी काफ़ी रुचि दिखाई और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने डीपीआर बनवाई बीएसआईडीसी से और करीब हमने 469 करोड़ की हमारी जो योजना थी पूरी डेवलपमेंट की, पूरी बिल्डिंग्स की क्या क्या भवन बनेंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हमने ये डीपीआर तैयार करवाई थी उसमें। लेकिन इन्होंने 2 फेज़ में शायद उसको पैसा इन्होंने सैंक्शन किया और पहले फेज़ में 219 करोड़ रुपए भवन निर्माण के लिए, एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम, पीजी बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल, 3-4 चीज़ों के लिए इन्होंने करीब 219 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज़ में सैंक्शन किया और लेकिन उसका शिलान्यास नहीं हो रहा था। फिर मैं सीएम साहब से मिला, सीएम साहब ने फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपका जो है जायज़ है, तो उन्होंने शिलान्यास इसका कराया और अब भव्य बिल्डिंग बनने के लिए जो है काम बहुत तेज़ी से चल रहा है बख्तियारपुर में और वहाँ पे मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर ये चारों बिल्डिंग बन जाएंगी। और साथ ही साथ हमने चूँकि एक ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के लिए बनी थी तो हमने सोचा कि एक पटना यूनिवर्सिटी में भी एक कैंपस पटना के पास भी एक कैंपस होना चाहिए। तो बीएस कॉलेज दानापुर में हमारे पास 12 एकड़ ज़मीन थी, तो उसमें से 5 एकड़ ज़मीन हमने गवर्नर साहब से, माननीय चांसलर साहब आलेकर जी थे उस समय चांसलर, उनसे रिक्वेस्ट करके सीनेट और सिंडिकेट में पास करवा के हमने 5 एकड़ ज़मीन वहाँ भी ली यूनिवर्सिटी के लिए। उसमें हम एक पीजी कैंपस साइंस ब्लॉक वहाँ बना रहे हैं और उसका शिलान्यास भी हमने माननीय गवर्नर साहब से, आर्लेकर उस साहब से, गवर्नर साहब उस समय तत्कालीन गवर्नर साहब से उसका शिलान्यास भी करवा दिया है उद्घाटन का। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी और एक पीजी डिपार्टमेंट और एक कुछ ब्रांचों में रिसर्च जो पीएचडी होगी वहाँ भी चलेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हम पटना के आसपास के बच्चों को यहाँ भी सुविधा मिल जाएगी और साथ साथ हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस तो यहाँ कंकड़बाग में चलता ही रहेगा। तो ये सब प्रयास आप जानते हैं बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, ज़मीन लेना, फिर उसका काम चालू करवाना और फिर जो है बिल्डिंग बनवाना। और आपको ये भी बताऊं, जो हमने यहाँ पे बिल्डिंग हम बनवा रहे हैं, चाहे एकेडमिक बिल्डिंग हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो, वो सब G+9 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 9th फ्लोर। और उसको हमने बहुत अत्याधुनिक बिल्डिंग के रूप में डिफरेंट फैसिलिटी देते हुए उसमें वो स्टार्ट करवाया इस बिल्डिंग को डीपीआर में और सारे एस्पेक्ट्स लिए हैं पिछले कम से कम अगले 15 साल तक का एस्पेक्ट्स जो है उस हिसाब से इस बिल्डिंग को हमने डिज़ाइन करवाया है। बिल्कुल सर, इसके साथ अगर मैं बात करूं तो जब आप यहाँ आए तो आपने कई चैलेंजेस फेस किए, खासकर टीचर की कमी, स्टाफ की कमी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे आपने देखा और सिर्फ देखा नहीं, आपने इसमें सुधार भी किया। तो मैं चाहूंगी कि आज आप वो एक्सपीरियंस भी साझा करें, कैसा रहा उस वक्त और अब में कितना बदलाव हुआ है, कैसे इस कमी को आपने पूरा किया? रश्मि जी, मुझे जब पता चला यहाँ पे कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला यहाँ पे वाइस चांसलर के पास टीचरों के अपॉइंटमेंट और नॉन टीचिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट की पावर नहीं है। इस नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मेरे ख्याल से बिहार सिलेक्शन आयोग है, बीएससी, और जो है यूनिवर्सिटी टीचर्स अपॉइंटमेंट के लिए बिहार यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन है, उन्हीं के थ्रू अपॉइंटमेंट होता था। और लेकिन एक फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट ने दी थी कि गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर कर सकता है। हमने देखा कि जहाँ 1250 टीचर होने चाहिए तो हमारे पास 600 टीचर हैं।
मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई जो है बच्चे इसमें से क्या पढ़ेंगे, हम क्या बच्चों को देंगे। हम कह तो रहे हैं कि सेशन हम रेगुलर कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जब तक टीचर नहीं होंगे तब तक कैसे हम इसको करेंगे, व्यवस्था लागू करेंगे। तो इसके लिए मैंने तत्काल जो है एडवर्टीजमेंट गेस्ट फैकल्टी का निकाला और कम से कम 300 टीचरों को तत्काल गेस्ट फैकल्टी में अपॉइंटमेंट किया। और विश्वास नहीं करेंगे, हमने क्वालिटी टीचर्स गेस्ट फैकल्टी लिए यहाँ पर। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा ये भी किया कि एक हमारे पास एक और व्यवस्था थी कॉलेजों में कि अगर वो हम जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में करते हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पेपर में या सब्जेक्ट में कोई टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है, तो हम किसी दूसरे कॉलेज से जहाँ पर टीचर अवेलेबल हैं या दूसरी यूनिवर्सिटी से या दूसरे स्टेट से जहाँ पे टीचर अवेलेबल हैं और एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल हैं, हम लोग अपने वहाँ पे उनको बुला के ऐसे विजिटिंग फैकल्टी बुला के उनको कुछ पर लेक्चर ऑनरिया बेसिस में मैक्सिमम एक तय कर देते, उतना पैसा उनको देते थे। उससे दो फायदा होता था। एक तो जो बच्चों, मान लीजिए मैं कंटिन्यूस कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं उतना एक्सपर्ट तो हूँ लेकिन उस तरह का बच्चों को फीडबैक या इनपुट नहीं दे पाया हूँ। लेकिन अगर बाहर से कोई एक प्रोफेसर आ रहा है, टीचर जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है बजाय एक नए टीचर के, तो वो अच्छा इनपुट देगा बच्चों को। तो उस तरह की व्यवस्था मैंने यहाँ पे भी स्टार्ट करी। प्रिंसिपलों को हमने पावर दी कि आप लोग पहले ये 5 रुपये पर लेक्चर विद मैक्सिमम ऑफ 25,000 इन अ मंथ, आप किसी भी बाहर से टीचर को बुलाइए और बच्चों की क्लास ज़रूर होनी चाहिए, उसमें आपको कोई ढीला ढवाली नहीं करनी है, बच्चों की क्लास ज़रूर हो। तो वो भी एक सुविधा हमने यहाँ पर करी, जिससे कि बच्चों की जो समस्याएं थी, जो क्लास नहीं होती थी, कुछ हद तक कुछ पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक करीब 75% तक समस्या का समाधान हो गया। लेकिन आप जानती हैं कि जैसा अगर परमानेंट कोई फैकल्टी है तो वो ज़्यादा उसको लगाव होता, एक जो गेस्ट फैकल्टी है या विजिटिंग फैकल्टी वो सोचता है भाई हम तो टेम्परेरी व्यवस्था में हैं, फिर जब कोई नया आएगा तो। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे प्रयास हुए। अभी इधर बीच करीब 2-2.5-3 महीने से कुछ फैकल्टी बिहार यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किए, जिसकी कॉलेजों ने हम लोगों ने कॉलेजों में पोस्टिंग कर दी है, तो थोड़ी भरपाई अब उससे भी हो रही है। लेकिन जहाँ तक नॉन टीचिंग स्टाफ का है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए चूँकि वो भी हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से हमने उसको, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उस गैप को हमने फिल करने की कोशिश करी है और अभी तक तो काफ़ी सफलता मिली है। और ये सब चैलेंजेस थे। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं बच्चों को कैसे जस्टिफाई करूं कि उनका सेशन कैसे रेगुलर हो और उनको ससमय डिग्री कैसे मिले। तो ससमय डिग्री के लिए हमने, अब जैसे ही हमने बताया आपको कि हमने सारे सेशन रेगुलर करते हुए नियमतः, मतलब उसमें हिला वाली नहीं कि जितना ड्यूरेशन उनको टाइम पीरियड मिलना चाहिए टीचिंग के लिए, जो वर्किंग पर आवर पर सब्जेक्ट पर लेक्चर लोड है पर वीक, उसको सबको पूरा करते हुए सब पूरा नियमतः जो भी था पढ़ाई कराते हुए बच्चों को त्वरित गति से एग्ज़ाम और रिजल्ट निकाले। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि पूरा सेशन हमारा रेगुलर हो गया और इसका नतीजा है हमने 3 साल में 4 कन्वोकेशन कराए। मेरा अगला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि 3 साल में 4 कन्वोकेशन कैसे पॉसिबल हुआ ये? एक्चुअली रश्मि जी क्या होता है कि डिग्री जो है बांटने का राइट पीजी लेवल पे, वो हमारे एक्ट में गवर्नर साहब को उनसे परमिशन लेके दी जाती है या कन्वोकेशन करा के दी जाती है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई कन्वोकेशन ही नहीं हुआ कभी तक। तो मैंने फर्स्ट प्रयास किया कि गवर्नर साहब, चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करी कि पहला कन्वोकेशन जब हमने 2022 में नवंबर में जब हमारा 2 बैच पास आउट हुए, तो मैंने 2 बैच पास आउट को एक साथ डिग्री कन्वोकेशन करा के दी। फिर उसके बाद चेंज हो गया, नए गवर्नर साहब आए, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता गया और उन्होंने, उनकी महानता इन लोगों की, मेरा यूनिवर्सिटी के प्रति लोगों की जागरूकता थी कि जब भी हमने समय मांगा कन्वोकेशन के लिए, उन्होंने समय दिया और हम समय बच्चों को डिग्री बांट सके। और डिग्री हमने देने के लिए एक और व्यवस्था करी कि मैंने सुना था कि हाँ 20-20 साल तक लोगों को डिग्री नहीं मिलती, तो मैंने नियम बनाया कि कन्वोकेशन में हम सब डिग्री देंगे और किसी बच्चे की डिग्री के लिए या किसी भी सर्टिफिकेट के लिए उस बच्चे को हमारी यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए डिग्री जिसकी बची रहेगी कन्वोकेशन के बाद जो बची रहेगी, मैंने डिफरेंट कॉलेजों को सेंटर बनाया, अपने कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को, एफिलेटेड कॉलेज को हमने डिग्री नहीं दी, हमने उनके लिए भी एक, जैसे नालंदा में है वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के कॉलेजों के लिए एक अलग सेंटर बना दिया, पटना में 5-6 सेंटर बना दिए डिग्री देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वहाँ से बच्चे आके ऑटोमेटिकली वहाँ से डिग्री
ले सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी से आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हमने रिफॉर्म किए बच्चों को, चैलेंजेस को देखते हुए। आज उसका रिजल्ट नतीजा ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों का पलायन बिहार से रुका है एजुकेशन में। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा रश्मि जी, कुछ लास्ट ईयर कुछ बच्चे हमारे बीएड के आए, उन्होंने कहा सर हमारा शायद उस समय कुछ टीचरों की भर्ती का जो लिए कुछ पोस्ट निकली थी, वो है सर कि हमारा अगर रिजल्ट एक हफ्ते में आ जाता तो हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते थे। अभी कुछ दिन पहले मुश्किल से हमने 10 दिन पहले एग्ज़ाम स्टार्ट किया था उनका और एग्ज़ाम ख़त्म किया था। तो मैंने कहा देखो भाई मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ। और उनको विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक हफ्ते का टाइम बच्चों को कहा था, हमने 5 दिन में उनको रिजल्ट निकाल के दे दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे उसमें अप्लाई करे और जब रिजल्ट आया वहाँ का, इनका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है जहाँ से इनका इंटरव्यू था या शिक्षकों के लिए, उसके बाद जब सिलेक्ट हुए तो कम से कम 8-10 बच्चे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर आपने क्या कर दिया, आज हम जो परमानेंट टीचर हो गए। तो ये सब बच्चों से ही हम फीडबैक लेके करते रहे। बिल्कुल सर, और यही आपकी उपलब्धि भी है। सवालों की तो लंबी लिस्ट है, चूंकि समय की पाबंदी है, तो आखिरी में एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी सर कि आगे आने वाले दिनों में आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को कहां देखते हैं, कहां देखना चाहते हैं? कम शब्दों में अगर इसका जवाब आप दे सके तो। रश्मि जी, मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, चूँकि कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ टीचिंग से नहीं जानी जाती जी। टीचिंग एक उसका माध्यम है, वो भी एक तरीका है कि लोग कैसे उसमें सेशन रेगुलर है, कैसे अच्छी पढ़ाई होती है, वो तो है ही है। साथ साथ में यूनिवर्सिटी में रिसर्च किस लेवल का है, पीएचडी लेवल किस चीज़ की है और कैसी है, और इसके लिए हमें डिफरेंट हमें सेंटर्स बनाने थे कि उसमें जो है चूँकि हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी तो उसमें एक क्वालिटी रिसर्च लैब होनी चाहिए थी। और पीएचडी के लिए हमने बच्चों को, चूँकि यहाँ पे अभी तक पीएचडी की कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो हमने मॉनिटर्ड पीएचडी स्टार्ट करी। मॉनिटर्ड पीएचडी होता है मतलब पीएचडी तो है, मॉनिटर्ड मतलब हम 6 महीने में एवरी 6 मंथली हम बच्चों का प्रोग्रेस देखते हैं कि वो किस जगह पे हैं और क्या क्या उन्होंने किया और उनके अंदर क्या कमियां रह गई, जिससे उनकी जो है गैप क्या है उनके अंदर, जिससे उनका प्रोग्रेस अच्छी तरह से हो सके पीएचडी के प्रति। और पीएचडी में तो हर 6 महीने पे हम उनका मॉनिटर, उनकी प्रोग्रेस देखते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं अपनी कमेटी के थ्रू कि आप इसको में और ये इस चीज़ कर दें तो और जल्दी हो जाएगी आपका यहाँ पे ये और आगे से बढ़े। तो मॉनिटर्ड पीएचडी करने से रिसर्च क्वालिटी बढ़ी। और साथ ही साथ जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि जो सुपरवाइज़र हैं वो रिसर्च पब्लिकेशन में अपना नाम नहीं डलवाते स्टूडेंट के साथ। मैंने कंपल्सरी किया कि अगर, और उसका ये भी है कि जब तक टीचर नहीं इन्वॉल्व होंगे रिसर्च में तब तक वो क्रेडिट यूनिवर्सिटी पे नहीं आएगा, कितने नंबर ऑफ पब्लिकेशंस किया आपने। और कोई भी यूनिवर्सिटी नंबर ऑफ कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, कितने उच्च स्तर पे हुए और कितनी बुक्स लिखी जा रही हैं, कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी के पास, उनके टीचरों के पास, उससे जानी जाती है। आईआईटी आजकल सिर्फ पढ़ाई से नहीं जानी जाती, वहाँ पे क्वालिटी लेवल ऑफ रिसर्च होता है जिससे कि वर्ल्ड में उनका नाम है, प्रोजेक्ट है डिफरेंट पास। तो वही मैंने यहाँ प्रयास करने की कोशिश करी है, लेकिन मेरा जो ये सपना भी अधूरा रह गया है क्योंकि कैसे जो है क्वालिटी प्रोजेक्ट्स हमारी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। हमने इसके लिए काफ़ी फैकल्टीज़ को अपने टीचरों को इंस्पायर किया, लेकिन अभी उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। मैं चाहूँगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ावा मिले और इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को एक ऐसा मुकाम मिले कि सिर्फ बिहार ही नहीं, इंडिया में नहीं, इसका नाम वर्ल्ड में हो। उस तरह की छवि इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बने, मेरा यही सपना है। और मैं चाहूँगा, चूँकि 3 साल मैंने यहाँ बिताया है और यहाँ पे काम किया, तो मेरी यही जो है भविष्य में मेरी यही लोगों से उम्मीद होगी कि इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएं कि इसका बिहार और इंडिया में तो नाम हो ही हो, साथ साथ ये वर्ल्ड में जानी जाए। बिल्कुल सर, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वाकई में आपका ये जो सपना है वो पूरा हो और 3 सालों में आपने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। चाहे वो सीबीसीएस सिस्टम को लागू करना हो, पीएचडी की हम बात करें, रिसर्च की बात करें, या फिर नए बिल्डिंग का जो निर्माण आपकी तरफ से करवाया जा रहा है, ये वाकई में छात्रों के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। और सर उसके लिए सबसे पहले तो आपको दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कशिश न्यूज पर जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद। रश्मि जी, प्रीतम जी, अनुराग जी, एडिटर को, नवनीत जी को, आपको भी
सब लोग को और कशिश न्यूज़ चैनल को मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का हमेशा आभारी रहूँगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर आर.के. सिंह, जिन्होंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस को साझा किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो सबसे बड़ी समस्या थी छात्रों की इररेगुलर सेशन को लेकर, उसे रेगुलर करने का काम सर ने किया है और वाकई में छात्रों के लिए और छात्रों के हित में ये बहुत बड़ा कदम है जो इतने कम वक्त में सर ने यूनिवर्सिटी के लिए किया है और छात्रों के बढ़ते कदम को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करते हुए जितने भी चीजें सर ने यूनिवर्सिटी में की है उसे लेकर छात्र भी सर का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।